भी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में बैंक जमा बीमा कार्यक्रम में जमाकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बैंकिंग सेक्टर में जमाकर्ता प्रथम की भावना को मौजूदा सरकार प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि बीते कुछ दिनों में 1 लाख से ज्यादा जमाकर्ताओं को वर्षों से फंसा उनका पैसा मिला है, जो 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। देश के करोड़ों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। दशकों से चली आ रही एक बड़ी समस्या का कैसे समाधान निकाला गया है, आज का दिन उसका साक्षी बना है। आज के आयोजन का जो नाम दिया गया है, उसमें डिपोजिटर्स फर्स्ट, जमाकर्ता सबसे पहले की भावना को सबसे पहले रखना और इसे और सटीक बना रहा है। बीते कुछ दिनों में 1 लाख से ज्यादा डिपोजिटर्स को बरसों से फंसा हुआ उनका पैसा उनके खाते में जमा हो गया है और ये राशि करीब करीब 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अभी आज यहां इस कार्यक्रम में और इसके बाद भी 3 लाख और ऐसे डिपोजिटर्स को बैंकों में फंसा उनका पैसा उनके खाते में जमा होने वाला है, पैसा उनको मिलने वाला है। वित्तीय समावेशन पर भी इस दौरान जोर दिया और कहा कि इसका सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षों तक एक प्रवृत्ति रही कि समस्याओं को टाल दो। आज का नया भारत समस्याओं के समाधान पर जोर लगाता है। आज भारत समस्याओं को टालता नहीं है। समस्या है, टाल दो, दरी के नीचे डाल दो। आज का नया भारत समस्या के समाधान पर जोर लगाता है। आज भारत समस्याओं को टालता नहीं है। पहले बैंक में जमा रकम में सिर्फ 50,000 रुपये तक की राशि पर ही गारंटी थी। फिर इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया था। यानी अगर बैंक में डूबा जो डिपोजिटर्स के पैसे जमाकर्ताओं को 1 लाख रुपया तक तो मिलता था, लेकिन वो भी गारंटी नहीं कब मिलेगा, 8-8, 10-10 साल तक वो मामला लटका रहता था। कोई समय सीमा नहीं थी। गरीब की चिंता को समझते हुए, मध्यम वर्ग की चिंता को समझते हुए हमने इस राशि को 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपया कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में काशी विश्वनाथ गलियारे का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का देश भर में सीधा प्रसारण किया जाएगा। बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री की भूमिका में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान पिछले 20 वर्षों में देश भर के कई मंदिरों का कायाकल्प और जीर्णोद्धार हुआ। मई 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने मंदिरों का कायाकल्प और जीर्णोद्धार का जो काम किया, उसकी तुलना
18वीं सदी की महान हिंदू रानी अहिल्याबाई होलकर से की जाती है, जिन्होंने हिंदू मंदिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार में अग्रणी भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले किसी भी सरकार ने भारतीय मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर कभी कोई प्रयास नहीं किया, जिसके कारण ज्यादातर धार्मिक स्थलों की उपेक्षा होती रही, या यूं कहें देश के आध्यात्मिक गौरव को ठेस पहुंचता रहा। 1950 के दशक में सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान करने को लेकर तब की सरकार का रवैया जग जाहिर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद पूरे देश में धार्मिक स्थलों, मंदिरों की स्थिति बदलने लगी। 9 नवंबर 2019 को 7 दशक से अधिक लंबे श्री राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हिंदू समाज का 5 सदियों पुराना सपना और संघर्ष समाप्त हो गया। फैसले के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला स्वयं रखी और अयोध्या को प्रमुख हिंदू धर्म तीर्थ केंद्र के रूप में स्थापित करने की योजना को हरी झंडी दी। राम काज किनु बिनु मोहि कहाँ बिसरा। सोमनाथ मंदिर की पुनर्निर्माण से लेकर भव्य विकास की ये यात्रा केवल कुछ सालों या कुछ दशकों का परिणाम नहीं है। ये सदियों की दृढ़ इच्छा शक्ति और वैचारिक निरंतरता का परिणाम है। वहीं अगर बाबा विश्वनाथ के दिव्य निवास स्थली काशी की बात करें तो 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के पुनर्विकास और पुनरुद्धार के लिए अपनी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत की। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीवित शहर, उसके बुनियादी ढांचा, उसके कद और आवश्यकता को आकार देने का काम शुरू हुआ, जिसके तहत न केवल परिसर का विस्तार बल्कि काशी की खोई हुई भव्यता को बहाल करना है। अब इंतजार है 13 दिसंबर का, जब प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी को, भारत की सांस्कृतिक धरोहर की प्रतीक काशी को इन्होंने अपने हाल पर छोड़ रखा था। वो लटकते बिजली के तार, उबड़ खाबड़ सड़कें, घाटों और गंगा मैया की दुर्दशा, जाम, प्रदूषण, अव्यवस्था, यही सब कुछ चलता रहता। आज काशी का हृदय वही है, मन वही है, लेकिन काया को सुधारने का ईमानदारी से प्रयास हो रहा है। काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के कवरेज के वास्ते दूरदर्शन ने खास इंतजाम किए हैं। दर्शकों तक जीवंत प्रसारण पहुंचाने के लिए 55 कैमरा, 7 सैटेलाइट अपलिंक वैन, ड्रोन और अन्य कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। डीडी न्यूज पर आज रात 8 से 10 बजे तक प्राइम टाइम बुलेटिन न्यूज नाइट सीधे वाराणसी के गंगा घाटों से प्रसारित होगा। यह व्यवस्था 3 दिनों तक रहेगी। मोक्ष नगरी काशी में जब आप आएंगे तो बरबस ही आपके मुंह से कुछ ऐसे ही शब्द निकल आएंगे। बीते 7 सालों में काशी का पूरी तरह से कायाकल्प हो गया है और अब 33 महीने बाद काशी विश्वनाथ धाम यानी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बनकर पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर काशी आ रहे हैं काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए, इसके उद्घाटन के लिए, और अगले 3 दिनों तक डीडी न्यूज लगातार आपको काशी से, बाबा विश्वनाथ धाम से आपको लगातार हर खबर दिखाएगा और साथ साथ हम यहीं से आपको कुछ विशेष कार्यक्रम भी दिखाएंगे, जिसकी शुरुआत होगी आज रात को, रात 8 से 10 विशेष डीडी न्यूज नाइट के साथ। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 7,774 नए कोरोना के केस सामने आए, जबकि 8,864 लोगों ने कोरोना को हराकर जिंदगी की जंग जीती। कोविड रिकवरी रेट बढ़कर 98.36% हो गई है। देश में 560 दिनों में सबसे कम 92,281 कोविड के सक्रिय केस दर्ज किए गए हैं। इधर झारखंड में कोरोना को मात देने के लिए अनवरत जंग जारी है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है और नित नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा लगभग 1,32,93,84,230 हो गया है। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 140 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए हैं।
कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर सिमडेगा जिले में हर घर दस्तक अभियान के तहत टीकाकरण अभियान तेज कर दिया गया है और स्वास्थ्य कर्मी घर घर तथा खेत खलिहानों तक पहुंच रहे हैं। सिमडेगा जिले में 25 दिसंबर से पूर्व 100% टीकाकरण का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके वास्ते टीकाकरण की रफ्तार तेज हो गई है। जिला मुख्यालय के साथ ही गांवों में घर घर और खेत खलिहानों तक स्वास्थ्य कर्मी पहुंचकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जिले के सिविल सर्जन पीके सिन्हा ने बताया कि जिले में 72% लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला और 43% लोगों को दूसरा डोज दिया जा चुका है। वैक्सीनेशन पे हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। हम लोग हाउस टू हाउस विजिट करके घर घर जाकर लोगों को टीका दे रहे हैं। जो छूटे हैं उनको लगा देते हैं। तो अभी तक हमारी उपलब्धि फर्स्ट डोज करीब 72% हो चुका है, सेकंड डोज 43% हो गया है। सिमडेगा में टीकाकरण जागरूकता अभियानों का असर भी दिख रहा है तथा लोग स्वेच्छा से टीकाकरण के लिए निर्धारित केंद्रों में पहुंच रहे हैं। सनमैत देवी और नीलमणि देवी ने बताया कि उन्होंने कोरोना के दोनों टीके ले लिए हैं और कोरोना से बचाव के सुरक्षा उपायों का भी पालन कर रही हैं। कोरोना तो दूसरो टीका ले जाओ, मानसिक लगी सोप के लेता कोरोना टीका एक ले लो है समय अभी तो मैं पूरा था और एक टीका ले ले उनकी। सामूहिकता की ताकत और कोरोना रोधी टीके की बदौलत कोरोना से जारी महासंग्राम एक निर्णायक पड़ाव पर है। हालांकि इस महामारी के नए वेरिएंट से अभी भी सचेत और सतर्क रहने की जरूरत है। दूरदर्शन समाचार के लिए सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इंडिया गेट पर 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत और भारत बांग्लादेश मैत्री के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित 2 दिवसीय स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत को भी याद किया। जनरल रावत के निधन से एक बहादुर सैनिक, योग्य सलाहकार और जिंदा दिल इंसान को खोया है। वे इस विजय पर्व के आयोजन को लेकर बेहद उत्साहित थे। कई बार इस कार्यक्रम के स्वरूप पर उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा की थी, इसलिए मुझे उनकी कमी काफी अधिक आज महसूस हो रही है। तीर्थयात्रियों को लेकर आज एक स्पेशल ट्रेन रांची स्टेशन से रवाना हुई। आज कईयों की वर्षों पुरानी हसरत पूरी हो गई तो कईयों को लगा कि ईश्वर ने उनकी मुराद पूरी कर दी। मौका था रांची स्टेशन से तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन की रवानगी का। ढोल बाजे और जयकारे के साथ तीर्थ यात्रियों को विदा किया गया। अहले सुबह इन भाग्यवानों को विदा करने सांसद संजय सेठ स्टेशन पर मौजूद थे। पुष्प दल छिड़ककर और चुनरी उड़ाकर उन्होंने तीर्थयात्रियों को विदा किया। अभी भारत सरकार की योजना है प्रधानमंत्री की एक गौरव ट्रेन चलाने की, जो हमारे शहीद हुए, जो महापुरुष हुए, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जब जहाँ जहाँ है, जैसे केवड़िया है, जलियांवाला बाग है, ऐसी भी एक ट्रेन चलने वाली है गौरव एक्सप्रेस। उसमें भी उन स्वतंत्रता सेनानियों के दर्शन हेतु भी एक ट्रेन आगे योजना है भारत सरकार की। लेकिन आज ये तीर्थाटन ट्रेन से हम सब खुश हैं और प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। यह तीर्थ यात्रा ट्रेन श्रद्धालुओं को विभिन्न तीर्थ स्थलों का दर्शन कराकर 10 दिन बाद लौटेगी। संजय सेठ ने कहा कि यह तो केवल एक शुरुआत है। केंद्र सरकार जल्द ही जनता जनार्दन को भारत के विभिन्न वीर भूमि और राष्ट्रीय धरोहरों का भी भ्रमण कराएगी। देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने सनातनी को तीर्थ यात्रा करने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा और आज ये ट्रेन यहाँ से रवाना हुई है। यहाँ सिर्फ 250 लोग, 250 तीर्थ यात्री ही शामिल हुए। अभी आगे धनबाद, बोकारो, आसनसोल और बिहार ऐसे जगह से सबका कोटा है। यहाँ का कोटा 250 का ही था। ये ट्रेन पूरी फुल होके जाएगी और यह 10 दिनों का ट्रिप है। यात्रा शुरू करने के दौरान यात्रियों की खुशी और उत्साह देखने लायक था। इस नेक पहल के लिए तीर्थ यात्रियों ने केंद्र सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और जी भरकर आशीर्वाद दिया।
हम लोग निकल रहे हैं, जब जाएंगे तो जिस तरह का बताया गया उस हिसाब से बहुत ही अच्छा लगेगा। हम लोग का बहुत ज़्यादा उत्साह है कि हम लोग जा पा रहे हैं उतना दूर, उतना अच्छा सारे जगह से घूम के आ जाएंगे। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है जाने के लिए। मैं बेटी ब्याह किया हूँ, अब बेटी ब्याह करने के बाद तुरंत मुझे यात्रा को मिली, तीर्थ यात्रा को। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हम लोग रांचीवासी एक साथ एक ट्रेन में बहुत अच्छा लग रहा है। यह ट्रेन तीर्थ यात्रियों को हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन और राम जन्मभूमि का दर्शन कराकर 22 दिसंबर को वापस रांची लौटेगी। केवल रांची से 50 यात्रियों ने यह यात्रा शुरू की है, जबकि अन्य कई स्टेशनों पर यात्रियों को लेते हुए यह भरी पूरी ट्रेन अपने पवित्र सफर पर आगे बढ़ जाएगी। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। रांची स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में आज प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रेस वार्ता आयोजित कर समसामयिक विषयों और जेपीएससी प्रकरण पर अपने विचार रखे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण झारखंड की देश भर में बदनामी हो रही है। उन्होंने जेपीएससी की पीटी की परीक्षा में कथित गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। झारखंड में पढ़ते हैं, लोग आकर के कहते हैं कि झारखंड में अब जेपीएससी की परीक्षाएं के कारण झारखंड का चेहरा और काला हुआ है, इसलिए सरकार को भी गंभीरता से विचार करते हुए देखा गया। रांची स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में श्री प्रकाश ने कहा कि देश के एनडीए शासित राज्यों में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में काफी कमी की गई है, लेकिन झारखंड सरकार को जनता की परेशानियों से कोई वास्ता नहीं है। यहाँ पर डीजल और पेट्रोल की कीमतें पर कम करना चाहिए था। अब सब कोई जानते हैं कि वैट कम अन्य प्रदेशों में जहां बीजेपी शासित राज्य है, जहां एनडीए शासित राज्य है, वहां पर सब लोगों ने वैट कर की कीमत कम करने का काम किया, वैट को कम करके कीमत कम करने का काम किया, लेकिन राज्य की सरकार में वित्त मंत्री भी कांग्रेस के हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार से महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग और राज्य पिछड़ा आयोग के शीघ्र गठन समेत राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की भी मांग की। लेकिन राज्य की सरकार के पास चिंता नहीं है कि महिला आयोग भी गठित की जाए। महिलाएं अपनी बातों को महिला आयोग में निर्भीकता से रखने का काम करते हैं। उसी प्रकार से आप कोई जानते हैं कि पिछड़ा आयोग भी यहाँ पर, ये सारे बातें मानवाधिकार के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर वो समाज जाकर के अपने ऊपर कुछ घटनाएं घटती हैं। भाजपा अध्यक्ष ने संकेत दिया कि इन मुद्दों को लेकर भाजपा का प्रदेश नेतृत्व आगे भी चुप नहीं बैठने वाला है। दीपक प्रकाश ने इस दौरान पत्रकारों के कई अन्य सवालों के भी जवाब। गिरिडीह के मधुबन में भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को आज बाबूलाल मरांडी ने संबोधित किया और मौजूदा राज्य सरकार के कामकाज की तीखी आलोचना की। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को वैचारिक मजबूती के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम को कई अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग अलग अलग विषय पर अलग अलग नेता आकर के कार्य करते हैं और ये पार्टी का सतत और नियमित रूप से ये चलते रहता है। एक ही सत्र में ये पिछले 2 साल के कोरोना के काल काफी दिक्कतें रही है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। खूंटी में विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा और डीडीसी अरुण सिंह ने संयुक्त रूप से मुरहू प्रखंड के 35 गांवों में जल जीवन मिशन अभियान के तहत घर घर पानी पहुंचाने की योजना का उद्घाटन किया। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार के तहत धनबाद में नुक्कड़ नाटक, प्रचार रथ एवं एलईडी वाहन के माध्यम से जिला संपर्क कार्यालय ने जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू कराया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारंभ होने जा रहा है। इसी क्रम में दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम के तहत आज रांची के अरगोड़ा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मंदिर प्रांगण की साफ सफाई की। बाबा वैद्यनाथ धाम सहित देश के सभी ज्योतिर्लिंगों में कल भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस आयोजन के मद्देनजर बाबा मंदिर प्रांगण से स्वच्छता अभियान का शुभारंभ हुआ। राजधानी रांची के धुरवा थाना परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर में कुल 22 यूनिट रक्त का संग्रह हुआ। इस दौरान पुलिस कर्मियों और आम लोगों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर स्वैच्छिक रक्तदान किया। गोड्डा जिले के संताली भाषा के लेखक विचारक परीक्षित मंडल प्रेमी को आज सम्मानित किया गया। अमरपुर गांव के रहने वाले परीक्षित मंडल ने पहाड़ी भाषा के कई वाक्यों और शब्दों को वैदिक से जोड़ा है। बुंडू स्थित सूर्य मंदिर नगर बुंडू में बीती रात असामाजिक तत्वों ने मुख्य द्वार का ताला तोड़ दिया। हालांकि दूसरा ताला तोड़ने के क्रम में रात्रि प्रहरी के आने की आहट से वे भाग खड़े हुए। धनबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने एसएसपी से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। गीता जयंती के अवसर पर बजरंग दल रांची महानगर द्वारा शौर्य संचालन पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में दल के नेताओं और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। राजधानी रांची के डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह का आज औचक निरीक्षण किया गया, जिस दौरान पुलिस ने 5 मोबाइल, 2 डाटा केबल और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए। औचक निरीक्षण में पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। झारखंड फुटबॉल के अध्यक्ष सह पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने आज गढ़वा के बालिका उच्च विद्यालय मैदान में 4 दिवसीय मुख्यमंत्री आमंत्रण जिला स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में कुल 22 टीमें भाग ले रही हैं। फुटबॉल के अध्यक्ष सह पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा में 4 दिवसीय मुख्यमंत्री आमंत्रण जिला स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ करते हुए खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की बात कही। और माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है कि प्रत्येक क्षेत्र में हमें झारखंड को पूरे देश में अव्वल राज्य स्थापित करना है और खेल को सबसे उसमें प्राथमिकता माननीय मुख्यमंत्री ने दी है। प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, एथलेटिक्स हो, सभी क्रिकेट हो, सभी खेल को बढ़ावा देने के लिए निरंतर हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रयत्नशील है और इसका सुखद परिणाम भी सामने आ रहा है। श्री ठाकुर ने कहा कि गढ़वा में सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड की निविदा प्रक्रिया संपन्न होते ही यहां पर सिंथेटिक मैदान बनाने का कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को गढ़वा में देश स्तरीय फुटबॉल देखने को। ये सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब निविदा की प्रक्रिया बाकी है। निविदा की प्रक्रिया जैसे ही पूरी होगी, यहाँ एक सभी सुविधाओं से युक्त सिंथेटिक फुटबॉल स्टेडियम गढ़वा वासियों को, गढ़वा के खेल प्रेमियों को समर्पित होगा और यहाँ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं यहाँ कराई जा सकेंगी। फुटबॉल टूर्नामेंट के शुभारंभ के मौके पर अनेक लोग उपस्थित थे। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। पुणे में आयोजित 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में हॉकी झारखंड ने आज अपने पहले मैच में हॉकी असम को 11-0 से पराजित कर जीत के साथ आगाज किया। हॉकी झारखंड की ओर से जैन सोरेन और नोवेल टोपनो ने 3-3 गोल, अमरदीप, सम्राट कुजूर और राजेंद्र ने 2-2 गोल तथा संदीप मिंज ने 1 गोल किया। पावर लिफ्टिंग को ताकत का खेल कहा जाता है। इस खेल में अक्सर लड़कों की भागीदारी देखी जाती है। रांची के धुरवा की रहने वाली हेमा कुमारी ने महिलाओं के लिए चुनी गई पारंपरिक खेल को पीछे छोड़ते हुए पावर लिफ्टिंग को चुना है। रांची के धुरवा की रहने वाली हेमा कुमारी ने महिलाओं के लिए चुनी गई पारंपरिक खेल को पीछे छोड़ते हुए पावर लिफ्टिंग को चुना है। हेमा कुमारी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 3 गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में कई मेडल अपने नाम किया है। मैं नेशनल्स में भी बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीत चुकी हूँ। साथ ही राज्य स्तर पे भी मैंने बहुत सारे गोल्ड
मेडल जीता है और मैंने अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मैंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही मुझे झारखंड में 2 बार से झारखंड स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन के नाम की किताब से नवाजा गया है। साथ ही भारत की बेस्ट लिफ्टर के नाम से भी नवाजा गया है। साथ ही मैंने ईस्टर्न जोन में भी ईस्टर्न स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का किताब लिया है और साथ ही ईस्टर्न बेस्ट लिफ्टर का भी किताब। हेमा कुमारी का मानना है कि झारखंड में भी पावर लिफ्टिंग के लिए कोचिंग सेंटर की व्यवस्था होनी चाहिए। वे कहती हैं कि सरकार यदि खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और डाइट पर ध्यान दे तो पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में झारखंड के खिलाड़ी नाम रोशन कर सकते हैं। मैं झारखंड सरकार से यही चाहती हूँ कि वो हर एक स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स में मदद करे ताकि वो अपने डाइट्स को अच्छे से ले सके और हर एक ये पावर लिफ्टिंग के लिए भी एक गवर्नमेंट एकेडमी होना चाहिए। साथ ही डाइट भी होना चाहिए के लिए भी खर्च देना ज़रूरी समझती हूँ मैं और साथ ही ये चाहती हूँ कि एक प्रोत्साहन राशि भी सरकार हर एक खिलाड़ियों को मदद करे। हेमा कुमारी के इस उपलब्धि पर उनके माँ, पिता और भाई बहन अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हेमा की मां गीता देवी कहती हैं कि बच्चों को आगे बढ़ाने में पहले उनके अभिभावकों का योगदान होता है, उसके बाद यदि सरकार से सहयोग मिले तो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। कि आज के दौर में बेटा बेटी में फर्क नहीं है, सारे बच्चे अपने पैर पे खड़ा हो जाए, बच्चे को जो च्वाइस है वो करे और माँ बाप का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को पूरी तरीके से सपोर्ट करें। झारखंड में खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत है हेमा कुमारी जैसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण देकर तराशने की। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, बैंकिंग सेक्टर में जमाकर्ता प्रथम की भावना सर्वोपरि। 1 लाख से अधिक बैंक जमाकर्ताओं को 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हुई वापस। केंद्र और राज्य सरकारों की कोशिशों से कोरोना पर लगा अंकुश। रिकवरी रेट बढ़कर 98.36%। 560 दिनों में सबसे कम 92,281 कोविड के सक्रिय केस। रांची से माता वैष्णो देवी के लिए तीर्थयात्री स्पेशल ट्रेन हुई रवाना। सांसद संजय सेठ ने दिखाई हरी झंडी। और पुणे में सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड का जीत से आगाज। गढ़वा में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। खेतों की हरियाली से सड़कों की रफ्तार तक, ऊर्जा के संचालन से सुरक्षा के एहसास तक, शिक्षा के आधार से तकनीक के संचार तक, आपके दिए आयकर से हो रहा है निर्माण आत्मनिर्भर भारत का। पहुंच रही हैं योजनाएं जन जन तक। अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% 15 दिसंबर 2021 तक अवश्य अदा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट, सैलरीड एम्प्लॉयज और वे व्यक्ति जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है।
अधिक जानकारी और टैक्स जमा करने के लिए विजिट करें incometax.gov.in पर। 100 करोड़ वैक्सीन डोज, ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश